हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 22। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी भी। कर रहे हैं, मज़ा भी आएगा और इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो करते हैं। और मैंने जैसे कि आपको 2-3 दिन से बता रही हूँ, सो आई हैव सम प्रॉब्लम इन स्पीकिंग फॉर सम टेम्परेरी टाइम, तो उसके साथ आप कोऑपरेट करेंगे। मैं लिखूँगी ज़्यादा, बोलना थोड़ा कम चाहूँगी, पर ये आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है। आई ट्राई टू मेक इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या। हमने ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ ली है और हमें मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n क्या होता है, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पहली बात x का अगर कोई फंक्शन है और y का कोई फंक्शन साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई y के फंक्शन और y के फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी बात, कोई y के फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है ना। और कुछ इस प्रकार की इक्वेशन है कि इट लुक्स लाइक अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। कुछ इस शक्ल की इक्वेशन दिखाई देगी। किस शक्ल की? इसका मतलब क्या है? एक y फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है ना। उसका हमने nth डेरिवेटिव ले लिया, साथ में उसके कोफिशिएंट लगाए। दैट कोफिशिएंट कैन बी द फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? an-1x अगेन अपन ने यहाँ पे क्या किया? y का डेरिवेटिव लिया। कौन सा डेरिवेटिव? अब की बार n-1th डेरिवेटिव लिया और उसके साथ दोबारा से एक फंक्शन ऑफ x है, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाते जाएंगे तब तक फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल y की टर्म भी अलाउड है, is equal to some function of x. So this is known as a linear differential equation of order n. ठीक है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? an(x) अब इसको क्या लिख सकते हैं? y का डेरिवेटिव nth, ठीक है, प्लस an-1x इंटू y का n-1th डेरिवेटिव, सो ऑन a1 y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a0 y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देखोगे क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे px कैसा है? कोई भी x का फंक्शन है। अगर px 0 होगा तो होमोजीनियस हो जाएगी, अदरवाइज इट इज नॉन होमोजीनियस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें ओनली x का कोई फंक्शन ना हो, है ना। और नॉन होमोजेनियस जिसमें हो तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस जनरल इक्वेशन को 1 नाम दे दें हम, तो अगर 1 में
इफ़ पी एक्स इज ज़ीरो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कह देंगे। और अगर उसी इक्वेशन में अगर पी एक्स ज़ीरो ना हो, कोई भी नॉन ज़ीरो एक्स का फंक्शन हो, यानी कि ओनली एक्स का एक फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो उसे हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन कह देंगे। क्लियर है? चलो आगे करें काम। फिर इसका एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको समझ में आए किसकी बात हो रही है। ये देखो आपके सामने मैं कुछ इक्वेशंस लिखती हूँ। सपोज मैंने लिखा y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर साइन एक्स वाई ट्रिपल डैश प्लस कॉस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्सपोनेंशियल एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर डी फोर वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके सामने यहाँ पे चार इक्वेशन लिखी हैं। आप अगर इसमें ध्यान दो तो आप देखोगे चारों ही लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। अब ये लीनियर है और कितने ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर की। तो ये लीनियर सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। इसमें मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 3। और ये लीनियर है, हाँ, क्योंकि y के साथ से y के फंक्शन मल्टीप्लाई है। बिल्कुल ऊपर जैसा था वैसे ही जनरल फॉर्म में फिट कर सकते हैं ना इसको। सो दिस इज लीनियर थर्ड ऑर्डर। सिमिलरली दिस इज लीनियर मैक्सिमम ऑर्डर क्या है? 1, तो फर्स्ट ऑर्डर। एंड दिस इज लीनियर फोर्थ ऑर्डर। मुझे लगता है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कह रहे हैं। ठीक है जी। अब इनमें से कौन सी होमोजीनियस है कौन सी नहीं है, आई वॉन्ट यू टू आंसर। जो भी लाइव है बताओ बच्चे। आप देखोगे इसमें कोई सिंगल एक्स का फंक्शन नहीं है, तो दिस इज होमोजीनियस। इसमें ओनली एक्स का फंक्शन है, तो दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली आप देखोगे कि इस एग्जाम्पल में ओनली एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो दिस इज अगेन होमोजीनियस। और फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पर ओनली एक्स का फिर से फंक्शन है, तो दिस इज अगेन नॉन होमोजीनियस। तो याद आ गया लीनियर किसे कहते हैं, होमोजीनियस किसे कहते हैं। क्या इसको हेल्प करके आप समझ गए हो मैंने थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से क्लियर है। तो अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर चलें। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको समझ में आ गया कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना सीखते हैं। आई विल अगेन रिपीट एंड राइट द इक्वेशन फॉर यू। ठीक है, तो ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन निकालना सीखते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली एक पॉलिनॉमियल में चेंज कर लेंगे, और पॉलिनॉमियल हम सबको सॉल्व करने आता है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो अब आपके सामने इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसके कोफिशिएंट्स को तो एज इट इज लिख लो an। ठीक है, एंड सो ऑन। अब yn की जगह क्या लिख दो? कैपिटल D रेज टू द पावर n। ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल D रेज टू पावर n-1 एंड सो ऑन
कैपिटल डी का मतलब है डेरिवेटिव, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1 कैपिटल डी, ठीक है, प्लस A0 और y हमने ले लिया बाहर कॉमन, इज इक्वल टू P ऑफ x। ये क्या किया हमने, यहाँ पे कैपिटल डी का मतलब क्या है, हेयर कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर द ऑपरेशन डी बाई डी एक्स, तो कैपिटल डी ऑफ वाई का मतलब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, जिसे हम डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली डी स्क्वायर का क्या मतलब है, डी स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव। अगर इस ये ऑपरेशन है, इसको अगर हम लगाएंगे वाई पर तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है, ये बन गई। अब अगला काम क्या है, इसकी हेल्प से बनाना ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी तक सब मुश्किल शक्ल लग रही होगी, जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। अब जहाँ जहाँ डी है, पुट डी इज इक्वल टू एम एंड वाई को गायब कर दो, वाई इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्व द होमोजीनियस पार्ट। होमोजीनियस पार्ट के, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, पार्ट ऑफ 1 तब होती है जब ओनली एक्स का फंक्शन 0 हो। तो हम बोल रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए पी एक्स को 0 मान लो, ठीक है ना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको 2 करते हैं, देयरफॉर 2 बिकम्स, अब देखो इसके आसान सी शक्ल बन जाएगी, ए एन एम रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 कोफिशिएंट एम रेज पावर एन माइनस 1 A1 m प्लस A0 इज इक्वल टू 0। बन गया ना पॉलिनॉमियल, आराम से। अब बिल्कुल प्यारी सी शक्ल है, पॉलिनॉमियल m बन के, यहाँ पे वेरिएबल m है, कोई दिक्कत। अब इस पॉलिनॉमियल को बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करके इसके रूट्स निकालो, फाइंड रूट्स, दैट इज m की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी वो ढूंढो, ठीक है। अब m की वैल्यूज क्या क्या आएंगी उसके बेसिस पे हम निकालेंगे सोल्यूशन। अब 3 केस बन सकते हैं। अब पॉलिनॉमियल के जब हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं वो केस बनाते हैं। देन अब जो केसेस बनेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस केसेस को बना के फाइनली हम सोल्यूशन निकालेंगे, जिसको हम कहेंगे वाई सी, ऑल्सो नोन एज सी एफ। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर। दोबारा ध्यान से देखो, हमें ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी। हमने इसको क्या किया, पहले एक पॉलिनॉमियल में चेंज करा, और उस पॉलिनॉमियल में चेंज करते वक्त हमने इसे होमोजेनियस बना लिया, अगर वो नहीं भी है तो पी एक्स को गायब कर दिया, 0 बना दिया। ऐसा करने से जो सोल्यूशन आएगा उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ। पर अब क्योंकि इक्वेशन में तो ज़रूरी तो नहीं है कि पी एक्स 0 हो, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब दूसरा निकालेंगे, पहले हमने निकाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड निकालेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको वाई पी से डिनोट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये निकालेंगे और फाइनली हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 इज वाई एक्स, है ना, विच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि वाई पी एक्स प्लस वाई सी एक्स, यानी कि बेसिकली हमें बस पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को प्लस कर देना, वो हमारा फाइनल आंसर। अब इस जनरल सोल्यूशन को निकालने के हम बहुत सारे मेथड सीखेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखते हैं आज की वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना और फिर दोनों को कंबाइन करके लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ओवरव्यू बता दिया। अब लाओ लेट्स गेट बैक टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने पॉलिनोमियल बना लिया था, इसके हम रूट्स निकाले थे। अब रूट्स के हो सकते हैं केसेस, है ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। क्या हो गया, सिलेक्ट नहीं हो रहा, हो गया। जगह बन गई ना, हाँ बन गई। तो रूट्स के हम केसेस बनाते हैं। कौन कौन से रूट्स के केसेस पॉसिबल हैं? पहला केस हो सकता है हमने जब रूट्स निकाले, m की वैल्यूज़ निकाली, कितनी वैल्यूज़ आएंगी? n वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मान लो m की वैल्यूज़ आ गई c1, c2, c3, कहाँ तक? cn तक n वैल्यूज़ आ गई। अब हो सकता है ये सारी की सारी n वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हो। ऑल CIs आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो, है ना, बराबर ना हो। दैट इज C1 नॉट इक्वल टू C2, C2 नॉट इक्वल टू C3 एंड सो ऑन। बेसिकली सारे CI CJ के बराबर ना हो। फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, बस सारे अलग हैं, सिंपल बात। तो पहला केस है अगर सारे अलग हैं। अगर सारे अलग हैं तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले सॉल्यूशन की बात करें हम, तो हम यहाँ से निकाल रहे थे सॉल्यूशन। हमारे पास m में पॉलिनोमियल आया, उसके हमने रूट्स निकाले और रूट्स आए n हमारे पास C1, C2, C3, Cn तक। ये सारे आ गए अलग, तो सॉल्यूशन हम कह देंगे क्या आ गया? x का फंक्शन आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर हम लगा देंगे कुछ कोफिशिएंट्स। मान लो C1 की जगह, ताकि हम कोफिशिएंट C1 लगा सकें, इनका नाम λ1 λ2 कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इनका नाम चेंज कर देते हैं। सिर्फ नाम चेंज करें क्योंकि C जनरली हम कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन λn। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? C1 यहाँ पे अभी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ऑफ λ1x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल ऑफ λ2x प्लस सो ऑन अप टिल Cn एक्सपोनेंशियल ऑफ λn इंटू x। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अभी तो सारे अलग आ गए थे, मान लो इनमें से कुछ इक्वल आ गए। जैसे मान लो λ1 λ2 के बराबर है और बाकी सारे अलग हैं। ठीक है, यानी कि कोई आपस में एक दो बराबर आ गए, उस केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अब देखो, उस केस में सोल्यूशन हो जाएगा C1 प्लस C2x, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों को बराबर कोई लैम्डा वैल्यू के बराबर मान लो, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ λx। और बाकी सब के लिए पहले वाले सेम कंडीशन लागू होगी, C3 एक्सपोनेंशियल λ3x प्लस C4 एक्सपोनेंशियल λ4x एंड सो ऑन। इजी आ रही है बात समझ में यहाँ तक? ओके, तो ये हो गया अपना सेकेंड केस। अब चलते हैं थर्ड केस। यहाँ पर तो रियल आए, तो यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा केस था? जब रूट्स आए रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये कौन सा केस है? जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सारे इक्वल नहीं है, तो पर कुछ तो इक्वल आ रहे हैं, उस केस में हमने देखा। अब थर्ड केस होगा कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं जो रूट्स थे λ1 क्या है? अल्फा प्लस आयोटा बी। λ2 क्या है? अल्फा माइनस आयोटा बी।
एंड बाकी सारे जो है रियल रूट्स ही, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा एंड ये सब क्या है, रियल डिस्टिंक्ट है। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बी, अल्फ़ा माइनस आयोटा बी मान लेते हैं, ठीक है। ये रूट्स हमारे पास आ गए। इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सोल्यूशन क्या आ जाएगा देखो अब इसको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे, अल्फ़ा को एक्सपोनेंशियल में लगा देंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को लगा देंगे एंगल में, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और बाकी सब के लिए जो रियल डिस्टिंक्ट है उनके लिए पहले वाला रूल ही लागू होगा, C3 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 3x प्लस C4 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 4x एंड सो ऑन। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तीनों केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आ गया। आज का काम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीखना ही है, ठीक है। तो आज एक एग्जाम्पल करते हैं, अगले लेक्चर में और एग्जाम्पल करेंगे एंड फिर जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पक्का हो जाएगा फिर चलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। ओके बॉस, क्वेश्चन, सो लेट मी सी कौन सा क्वेश्चन लें आज हम पहले। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको इसकी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। अब आप सोचोगे मैम ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे गिवन है, ये आपको ऑलरेडी आधा काम आसान करके गिवन है, ऑलरेडी डी स्क्वायर के टर्म्स में ये इक्वेशन गिवन है, तो आपका काम ऑलरेडी आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब डी की जगह पुट कर देंगे एम, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1, एक स्क्वायर और लगा बाहर, इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं पॉलिनॉमियल की तरह, तो इसके रूट्स निकालने क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पहले 2 बार लिख लेते हैं। इसमें हम लगा सकते हैं एम माइनस 1 इंटू एम प्लस 1, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब हमारे पास रूट्स क्या आ गए, +1 -1 +1 -1, तो +1 -1 2 बार, यानी कि 1, 1 भी रिपीट करें और -1, -1 भी रियल रूट्स हैं, और वैसे दो डिस्टिंक्ट है पर दो सेम सेम। तो आंसर कैसे लिखेंगे देखो, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, अब देखो कैसे लिखेंगे, 4 है हमारे पास, दो सेम है, तो पहले दो सेम है उनके लिए कैसे लिखेंगे, C1 + C2x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब यहाँ पर 1 इंटू एक्स प्लस C3 + C4x एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 इंटू एक्स, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे निकल गया आराम से, आया समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास है y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। अब इसमें तो जनरल सोल्यूशन निकालना है, ये ऑलरेडी होमोजीनियस है, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत करनी ही नहीं पड़ेगी, तो राइटली आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के काम खत्म कर सकते हो, वही जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि होमोजीनियस है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे पहले, कैसे आ जाएगी, y डैश की जगह पहले d लिखेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, और डायरेक्टली फिर d की जगह m लिख देंगे और y की जगह 1, यह आ जाएगा 4m स्क्वायर
प्लस 4m प्लस 1 इज 0। अब डायरेक्टली प्यारा सा पॉलिनॉमियल आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इसको हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। किसकी प्रॉपर्टी बन गई है? 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब रूट्स क्या आ जाएंगे? m इज इक्वल टू -1/2 कॉमा -1/2। तो दो ही रूट्स आए, रिपीटेड रूट्स आ गए। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आ जाएगा क्योंकि होमोजेनियस है। CF प्लस 0 दैट इज CF के बराबर आ जाएगा, दैट इज C1 एक्सपोनेंशियल C1 प्लस C2x, क्योंकि रिपीट करें एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2x। आया समझ यहाँ तक? आसान है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप, मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस करो और नई डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक खोलो, एंड थॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढने वाला कोई भी बुक से, मैंने आपको एक बुक सजेस्ट करी है MD राय संगानी, उसे खोलो, प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सीखेंगे। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेटिव है और स्कोरिंग है। पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही है, इंटरेस्टिंग है। मेथड सीख जाओ, उसके बाद सॉल्व करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना। जो लोग लाइव हैं उनको सब समझ में आ रहा है? प्रेरणा मैम वीडियो अटक रही है। अच्छा, अभी भी अटक रही है? हाँ, आप देख रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से बात कर पा रही हूँ। थैंक यू कि आपने कंसिडर करा, पर वही है कि मैं ये नहीं चाहती कि आपका कोर्स पीछे रह जाए। एग्ज़ाम अभी तक रजिस्ट्रेशन तो नहीं आई है, पर मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम तक कम से कम अगर OD और PD दोनों नहीं हो तो OD हो जाए। पर आई थिंक मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाने का काम होता है, सुबह पढ़ाना, शाम को पढ़ाना, और वो जीभ पे जो ब्लिस्टर हो रखा है छाला, वो ठीक ही नहीं हो रहा है इतना बोलने के चक्कर में। तो हाँ ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपके नेटवर्क के चक्कर में हो रही है? अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आप दोबारा फिर प्ले करके देख लेना, क्योंकि मेरे को लग रहा है इधर से ठीक आ रही है। मेरे पास एक सेकंड डिवाइस हमेशा पड़ा होता है, जिससे मैं आपकी लाइव चैट भी पढ़ रही होती हूँ और उस पर मैं क्रॉस चेक कर रही होती हूँ कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड मेरे को तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मेरे एंड से भी काफ़ी कोऑपरेशन है, पर आपके एंड से भी काफ़ी कोऑपरेशन है कि आपने समझने की कोशिश करी। सो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिप बोहेमिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। समझ आया अच्छी तरह से? तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रेरणा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।